बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा आज का जो लेक्चर है जी, क्वेश्चन 37 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स के हवाले से। यहाँ हमने एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि हमारा एटॉमिक रेडियस होता क्या है। याद रखेंगे कि हमारे पास कोई भी एटम हो तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है उससे डिस्टेंस कितना है। देयर कैन बी सो मेनी इनर शेल्स, इनर ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है उसको नोट करते हैं। ये उन एटम्स के लिए डेफिनेटली है जो कि अकेले एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल नियॉन की बात कर लेता हूँ, हीलियम की बात करता हूँ, ये सिंपल एग्जिस्ट करते हैं, इनको कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल वर्ड्स में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कई ऐसे एटम होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे एटम का रेडियस निकालने के लिए आप उन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जहां पर उन्होंने बॉन्ड बनाया होगा, इसको फाइंड आउट करते हैं। इसे नाम दिया जाता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। तो इसको हम कहेंगे हमारा like when two atoms are or same element are covalently bonded, the radius of each atom will be half of the distance between the two nuclei and they are equally attract to the electrons. यहाँ बात करते हैं हम थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। अच्छा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। हम इसे कहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास 1s2 2s2 और 2p6 बच जाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये एल शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ये के शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास सोडियम स्टेबल हो जाएगा। अब हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। याद रखिएगा, हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from the outermost shell of gaseous isolated atom is known as ionization energy. अब थोड़े से डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है जी, इसको भी जरा स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में वो एनर्जी है जो रिलीज भी हो सकती है, एब्सॉर्ब भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब एनर्जी रिलीज की बात करेंगे, इसका मतलब अंदर से बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक है। और एब्जॉर्ब मींस एंडोथर्मिक है। ये दोनों हो सकती हैं जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है आइसोलेटेड गैसियस एटम में। याद रखें, एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम जब भी ऐड करते हैं एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। जैसे ये क्लोरीन है, अगर इसको कहूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 17 है तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये k ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये l ऑर्बिट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये m ऑर्बिट है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। सो व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा इट विल बिकम अ क्लोराइड नेगेटिव आयन। अब इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, यहाँ एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 2p4। अगर आप तवज्जो देंगे तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। तो ऑक्सीजन जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करती है। जैसे मैं कहूं कि ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन है न्यूट्रल, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ। जब मैं ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो ये बन जाता है O नेगेटिव। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब मैं इसके अंदर O नेगेटिव में फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो ये बन जाता है O2 नेगेटिव। और इस प्रोसीजर को हम, या इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। इसकी रीजन क्या होती है, देखिए, एक पहले से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और मैं मजीद उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहा हूं। जैसे आपके पास एक नॉर्थ पोल हो मैग्नेट का और आप दूसरा नॉर्थ पोल उसके पास लाना चाहते हो, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इनको अटैच, ये खुद ब खुद अटैच नहीं होंगे।
तो पहला इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऐड होता है जो एक्सोथर्मिक है, दूसरा हम करवाते हैं ताकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड हो और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं, ऐसे सॉरी जो प्रोसीजर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में आते हैं और इसको कहते हैं एनर्जी रिलीज भी होती है, अब्जॉर्ब भी होती है। नहीं जी, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कहते हैं खींचने की ताकत को। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा हुआ है और एक आदमी यहाँ खड़ा है, जरा इसकी जरा टांगे भी थोड़ी हम हेल्दी कर लेते हैं। ये जरा कोई बॉडी बिल्डर टाइप आदमी, अब ये दोनों कोई रस्सी खींच रहे हैं, तो ज्यादा जोर से कौन खींचेगा? डेफिनेटली डेफिनेटली जिसमें ज्यादा ताकत होगी। तो आपका वो सेंटर में नहीं रहेगा। फर्ज कर लें ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। यानी किस्सा मुख्तसर अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें, तो आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एटम की तरफ होंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स एक एटम की तरफ। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है 2.1 और फ्लोरीन की ताकत है 4.0। तो ज्यादा जोर से फ्लोरीन खींचता है जिसकी वजह से फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है हल्का सा, इसको पार्शियल का साइन देते हैं ये वाला, और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो जिसकी तरफ ज्यादा होगा वो पार्शियल नेगेटिव, जिसकी तरफ कम होगा वो पार्शियल पॉजिटिव। इनके पीरियोडिक ट्रेंड है जी, ये हम लोग थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड याद रखिएगा, आपके पास एटम का साइज लेफ्ट टू राइट कम होता है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है? इसके लिए हम जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करते हैं ताकि आप लोगों को वो पॉइंट क्लियर हो सके, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जी ये मैं दूसरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ और यहाँ हम चलते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। चलिए, तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल के 8 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। लिथियम 3 है, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। अब हमने इसको समझने के लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले लिथियम को देखते हैं जी। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 1s2 और 2s2 और जी सॉरी, इसको हम यहाँ लिखेंगे 2s1 और 2p0। ये मैंने बताया हुआ है जैसे के शेल है, के में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये एल शेल है, एल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम लिथियम की बात करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लिथियम। अब लिथियम के बाद हम डिस्कस करते हैं बेरिलियम को। अगर हम बात करें बेरिलियम की तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 1s2, 2s2, 2p0, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये आ गया मेरे पास बेरिलियम। अब हम इसको इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे और हमारे पास चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद चलते हैं जी बोरोन की तरफ। बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। इसके अंदर देखें के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह कार्बन है 6, 1s2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन है 7, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन है 8, 1s2,
2s2 2p4, नाइट्रोजन है, सॉरी फ्लोरीन है 9। तो देखिए 1s2 2s2 2p5 और नियॉन है 6, तो हम कहेंगे 1s2 2s2 2p6। अब यहां से हम इसको जरा लिख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब जरा इसको वन बाय वन देखते जाते हैं। तो इसके जरा शेल्स को अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पर भी कितने होंगे, के में 2, एल में 4, के में 2, एल में 5, के में 2, एल में 6, के में 2, एल में 7, के में 2, एल में 8। अब आप देख रहे हैं कि शेल वही चल रहा है, एल आउटर मोस्ट शेल, जो शेल चेंज नहीं हो रहा। अब यहां से अंडरस्टैंड करें, हमारे पास हम बना लेते हैं सबसे पहले लिथियम को। देखिए लिथियम में 2 शेल्स आ रहे हैं। अगर हम इसी चीज पे तवज्जो दें तो लिथियम में हम ये बना लेते हैं पहला शेल और ये बना लेते हैं दूसरा शेल। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लिथियम में 1 and 1 2, ये न्यूक्लियस है, और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस की तरफ खींचे जा रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो न्यूक्लियस खींच रहे हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला। इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। अब हम बात करते हैं ब्रिलियम की। तो ब्रिलियम को जरा देखिए, अब ब्रिलियम का साइज लिथियम से थोड़ा सा छोटा होगा। उसकी रीजन क्या है, देखिए ये न्यूक्लियस है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा था अंदर की तरफ, जबकि इसके आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी अट्रैक्शन बढ़ गई है और इसका साइज छोटा हो गया। अगर हम बात करें बोरॉन की, तो उसका साइज तो इससे भी छोटा होगा, और उसका साइज इससे भी छोटा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचे जा रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, गौर करें कार्बन है तो उसका कुछ इस तरह से होगा 1s2, इसका साइज मजीद छोटा हो जाएगा। और उसकी रीजन क्या है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह नाइट्रोजन का साइज उससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन, इसी तरह फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में नियोन। तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। और इसकी रीजन क्या है, ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे इन पीरियड्स सबसे पहले साइज ऑफ एटम डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज शेल या ऑर्बिट जो है, ये देख लें सारों में वो सेम रहता है, रिमेन सेम, लेकिन क्या चीज बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इंक्रीज्ड। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है, और जब अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है तो साइज
डिक्रीज कर देता है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज हमेशा क्या करता है जी, डिक्रीज करता है, छोटा होता है, कम होता है। ये बात बड़ी सिंपल है और बड़ी सादा है, जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब आ जाते हैं ग्रुप्स में। अब ग्रुप्स की हम अगर बात करें तो हम यहाँ पर ग्रुप्स का एक टेबल बना लेते हैं। हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं और ये सारे टेबल्स बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई होंगे। चले जी, मैं यहाँ बना लेता हूँ। ग्रुप्स की बात करने लगे हैं तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले इन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में क्या चीज हमें नजर आती है? सबसे पहली चीज जो ग्रुप्स में हमें देखनी है वो क्या है? ये हम बात कर लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ओके, यहाँ हम लिख लेते हैं लिथियम। just from change the color. Okay, this is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium एंड फ्रांसियम। अगर आप इन सब की बात करेंगे तो थोड़ा सा हमें यहाँ तवज्जो देनी पड़ेगी। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1। लिथियम में 2 ऑर्बिट है, सोडियम में 3 है, पोटाशियम के अंदर 4 होते हैं। क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, ये सेकंड पीरियड में आ रहा है तो इसमें 2 ऑर्बिट है। ये थर्ड पीरियड में आ रहा है तो इसके 3 ऑर्बिट है। ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है तो इसके 4 ऑर्बिट है। ये फिफ्थ पीरियड में आ रहा है तो 5 ऑर्बिट। ये सिक्स पीरियड में आ रहा है तो 6, और ये सेवंथ पीरियड में आ रहा है तो 7। इसी तरह ये रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1 और फ्रेंसियम जो है ये 7s1। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। लिथियम में दो ऑर्बिट्स हैं, तो वजह दीजिएगा, लिथियम में 2 ऑर्बिट्स हैं। सोडियम में 3 ऑर्बिट है। पोटाशियम में 3 और 1, 4 ऑर्बिट है। रुबिडियम में 1 2 3 4 और 1 5। आप यहां गौर कर सकते हैं, जिसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है। जब हम नीचे की तरफ आते जाएंगे ग्रुप्स में तो ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें 6 शेल्स होंगे, 6 ऑर्बिट होंगे। शेल्स और ऑर्बिट एक ही बात है, तो हम इसको यूं बना लेते हैं। इसमें 6 है तो ये उससे भी बड़ा हो जाएगा। और फ्रांसियम में 7 है, तो यहां अगर आप लोग तवज्जो देंगे तो आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम आ जाएगा। ये आपके पास ग्रुप्स हैं जिसको आप लोगों ने देख लेना है, और ग्रुप्स में साइज बढ़ता है। याद रखिएगा, हम क्यों कहते हैं कि ग्रुप्स में साइज बढ़ता है? साइज ऑफ एटम इंक्रीज। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि शेल्स आर इंक्रीजिंग। इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने के साथ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो अट्रैक्शन है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, देखे ना, ये करीब है तो इसकी अट्रैक्शन और होगी, और ये दूर है तो इसकी अट्रैक्शन और होगी न्यूक्लियस के साथ। तो यहां याद रखेंगे कि अट्रैक्शन जो है वो क्या करेगी, अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी, और लास्ट में वही बात कि साइज इंक्रीज करेगा।
तो ये बिल्कुल सिंपल और जनरल चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है पीरियड्स के हवाले से और ग्रुप्स के हवाले से। अब यहीं पर अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें इसी ट्रेंड को देखते हुए, तो मैं आप लोगों के साथ जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ट्रेंड्स को डिस्कस करूंगा, ताकि आपके पास जो एक पूरी स्टोरी है वो सामने खुल के क्लियर हो जाए। जस्ट फॉर अ मिनट, लेट मी अरेंज इट। ऑल राइट, तो यहाँ से हमने जो कुछ बड़ी बेसिक चीजें सीखी हैं वो क्या है, मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अब पीरियोडिक ट्रेंड्स में कुछ चीजों को नोटिस करेंगे, और वो पीरियोडिक ट्रेंड किन चीजों के हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। असल में मैं चाह रहा हूँ कि ये अरेंज हो जाए आप लोगों के लिए, ताकि फिर आप लोगों के लिए समझना इसको आसान हो जाए। ओके, हम ग्रुप्स की बात कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ऑलराइट, तो ये पीरियोडिक ट्रेंड है इसके, जो आप लोगों के जहन में रहने चाहिए, होपफुली कि आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग चलते हैं कुछ पीरियोडिक ट्रेंड, जैसे हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था, हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, जस्ट मैं इसको हल्का सा गो थ्रू करूंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली वो एनर्जी थी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, और मैंने बताया कि हमेशा एंडोथर्मिक होगी, हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप इसमें तवज्जो देंगे तो इसका ट्रेंड क्या होगा। अच्छा, पीरियड्स के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो याद रखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, जबकि अगर हम बात करें ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब इसकी रीजन क्या लिखेंगे आप लोग को जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपने सिंपल वर्ड में लिख देना है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीज। ठीक है, शेल जो है, ऑर्बिट जो है वो सेम रहते हैं, अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। और ग्रुप्स की बात की जाए तो आपके पास साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर जाता है, और जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो आपके पास अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी, और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। सिंपल, ये आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिख देना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आप लोगों ने परेशानी नहीं लेनी, जस्ट आपने याद रखना है कि जो आपने एटॉमिक साइज का ट्रेंड याद किया था उसी के पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों ने लिख देने। तो ये हम आ गए हैं पीरियड्स में। अब आ जाते हैं जी ग्रुप्स के आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जो सिंपल चीजें हैं उसकी तरफ चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसका ट्रेंड क्या होगा। आप उसी तरह से देखेंगे इसको पीरियड्स में और ग्रुप्स में। तो अगर मैं बात करूं पीरियड्स की, तो पीरियड्स के अंदर
आयोनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है और ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। अब इसकी रीजन वही है कि जब आप पीरियड्स में आते हैं तो आपके साइज ऑफ एटम कम हो जाता है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। और ग्रुप्स में चलेंगे तो साइज बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता चला जाता है। सिंपल, यही दो रीजन ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी यही होता है, पीरियड्स का और ग्रुप्स का। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखूं पीरियड्स में क्या होगा, ये आप लोगों ने लाइंस की फॉर्म में लिख देना है। तो पीरियड्स के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और इंक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि आपके पास साइज छोटा हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और ग्रुप्स में वो डिक्रीज करेगी। और वो डिक्रीज क्यों करेगी? क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचना ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी ग्रुप्स में। सो वी हैव पीरियड्स एंड वी हैव ग्रुप, वी हैव ऑल दिस सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। सो आई थिंक सो कि आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो क्लियर हो जानी चाहिए। अब दोबारा चलते हैं अपने नोट्स की तरफ जो हम लोगों ने इसके लिए डेवलप किए हैं, और हम वहां देखते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रेंड्स जो है इंक्रीज और डिक्रीज के समझा दिए। आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये शील्डिंग वगैरह अभी नहीं हम पढ़ेंगे, इसको मिड के बाद देखेंगे, तो इसको यहाँ तक याद रखें आप लोग। अच्छा जी, ये थर्मामीटर क्या है और इसके यूजेस क्या है? देखिए, टेम्परेचर के इस्तेमाल करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। आपके पास सेंटीग्रेड स्केल है, आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है, और आपके पास एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल है। अगर सेंटीग्रेड स्केल की बात करें तो आपके पास ये लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसका स्केल सेंटीग्रेड स्केल में होता है, और 1 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर के ऊपर इसको नोट किया जाता है। आप याद रखिएगा कि 0 डिग्री जो है वो आपके पास क्या है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, और इसी तरह से 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये आपके पास इस्तेमाल होता है क्लिनिकल थर्मामीटर के तौर पे। जब आप बुखार वगैरह चेक करवाते हैं तो वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, वो सेल्सियस में नहीं होता। और केल्विन के एब्सोल्यूट जीरो याद रखिएगा कि केल्विन स्केल जो है गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इनकी कन्वर्जन है यहाँ, ये देखिए, अगर आपको कोई डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया जाए तो आप उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपको क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज टेम्परेचर इन केल्विन व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100। यानी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 100 है। आप सोल्यूशन इसका बड़े आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट आपने केल्विन लिखा इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस की कितनी वैल्यू आ रही है, 100 प्लस 273.16। ये 16 नहीं भी लगाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी 373। तो 373 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 373 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि हम गैसेस के लिए इसको देखते हैं। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि 100 सॉरी, ये एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है, किसी को बुखार हो गया, सपोज हम कहते हैं उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, तो बताएं डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा? बड़ा आसान है, आपने यहाँ पर देखा कि डिग्री सेल्सियस जो फार्मूला आपके सामने गिवन है उसी फार्मूलाज में आप वैल्यूज पुट करेंगे। सो लेट मी पुट द वैल्यू ओवर हियर, दैट इज इक्वल्स टू degree Celsius is equal to 5 by 9. Now what is in Fahrenheit? F, that is 100 minus 32. So it will be equals to 5 by 9 into 68, क्योंकि 100 माइनस 32 68 के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर आप सिंपल अपने कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 के साथ और डिवाइड करेंगे 9 पे, सो इट विल बी इक्वल्स टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर होता है जिसको 100 डिग्री बुखार हुआ होता है फ़ारेनहाइट में। और अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस करें, तो अगर केल्विन में कन्वर्ट कर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस को, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसके बाद आपको फ़ारेनहाइट स्केल का मिल जाएगा। तो ये तीनों फार्मूलाज आपको पेपर में याद होने चाहिए और अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए। तो इसको जब आप तीनों फार्मूलाज पढ़ें, आप कोई भी इसकी रैंडम एग्जांपल सॉल्व करें और एंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है इनको लाजमी देखें, ये आपके लिए बड़े जरूरी होंगे। सो आई थिंक सो दैट्स इट फॉर दिस मिड टर्म। ये मिड तक का काम है, इसको तैयार कीजिएगा। इन फार्मूलाज को याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये फार्मूलाज आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये आपके बड़े कॉमन फार्मूलाज हैं और इसमें आपको कन्वर्जन भी आनी चाहिए। अगर आपको कह दिया जाए कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो सिंपल डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।